Welcome. Thank you, sir. Please take Pranam, your sir. seat. Amit Kumar, Yes, sir. are you comfortable in English? Yes, sir. Okay. Introduce yourself to the board members. Sir, my name is Amit Kumar. I've completed my 10th from Helen School, Sitamarhi. I've scored 8.4 CGPA, and I've completed 12th from Satyam International, Patna. I scored 73% there, and after that I have graduated from civil engineering from RPS IT Patna, and I have scored 73.25% there. My hobbies are photography and traveling. So, what is the purpose you have in your life? So, I want to help the unfortunate people. I've seen from my experience some laborers who are unaware of the fact of the rules and their schemes that government provide for them. So I want to help them. I want them to know what they can get from government. So Okay, you just said that you want to help the unfortunate people. Yes, sir. Who are these people? Sir, Why do you call them unfortunate? सर सर पुराने समय से जब लोग अर्न नहीं कर पाते हैं तो आज के समय में जो पैसे का मूल्य है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो दे कैनॉट फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स, ये सब वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं. Who is to be blamed for that? सर इसके लिए सर हिस्ट्री में हम चले जाएंगे तो देखा जाएगा कि हमारी इकोनॉमी काफ़ी ख़राब हुई थी. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं ना कि अनफॉर्चुनेट पीपल वो लोग हैं जो अपने नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते हैं. यस सर. तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? किसको आप रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? सर ऐसे लोग भी होते हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, और ऐसे भी लोग होते हैं जो काम करना ही नहीं चाहते हैं. तो जो लोग काम करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं, सर मैं उन्हें अनफॉर्चुनेट समझता हूँ. नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डालेंगे आप? रिस्पॉन्सिबिलिटी सर उनके ऊपर मेरे हिसाब से आनी चाहिए. उन्हीं लोगों के ऊपर आप Yes. बोलेंगे. तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार के तरफ से मतलब कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए क्योंकि वही लोग रिस्पॉन्सिबल है? नो सर, सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लेना चाहिए. क्यों लेना चाहिए? अगर आप काम खुद करना नहीं चाहते हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं कि वही लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सरकार की तरफ से क्यों उनको हेल्प मिलना चाहिए? सर मेरा कहना यह है कि जो लोग करना चाहते हैं बट कर नहीं पाते हैं, ठीक है, तो सर मैं अगर नहीं कर पा रहा हूँ काम, तो सरकार अगर मुझे थोड़ा सपोर्ट कर रही है तो सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो आप मुझे एग्जैक्टली बताएं कौन रिस्पॉन्सिबल है? कभी आप बोल रहे हैं लोग रिस्पॉन्सिबल है, कभी बोल रहे हैं सरकार रिस्पॉन्सिबल है. सर सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है. सरकार नहीं है? नो सर. अच्छा, क्यों नहीं है सरकार? सर अगर मान लीजिए एक छोटा बच्चा उसको जो कुछ भी चाहिए, यस सर. स्कूल चाहिए, यस है ना, हॉस्पिटल चाहिए, यस सर. वो कहाँ से लाएगा? सर स्कूल, हॉस्पिटल्स हमारे आसपास हैं. हाल के समय में काफ़ी विकास हुआ है. काफ़ी. आपने इस बार की मूवी, वो जो मूवी आई है वो देखी है आपने, जवान? नो सर. नहीं? अच्छा, चलो ठीक है. हाँ चलो, आप अभी बोल रहे थे कि सरकार को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानना चाहिए. सर सरकार की सरकार की तरफ से दायित्व है कि वो स्कूल बनाए, बट सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के ऊपर हम नहीं डाल सकते हैं सर. हमें खुद को आगे बढ़ाने के लिए खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा. अच्छा ठीक है. ऐसा कोई स्कीम्स बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स जो ये जो अनफॉर्चुनेट लोग आपके हिसाब से उनके लिए बनाया गया हो. सर प्रधानमंत्री जनधन योजना चल रहा है. शेड्यूल कास्ट. तो ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है जिसका आप जैम ट्रिनिटी बोलते हैं ना? यस सर. तो जनधन, आधार, मोबाइल, यस. ठीक है ना, ये मोबाइल कौन देगा? सरकार की तरफ से मिलेगा या वो खुद खरीदेगा? सर सॉरी सर, आई कैन नॉट. मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पास खाने पीने का पैसा नहीं है, सरकार ने बोला कि जैम ट्रिनिटी के अंदर तुमको बेनिफिट मिलेगा, तुम एक मोबाइल खरीद लो, मैं कहाँ से खरीदूँ? सर
कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स स्कीम चला रही हैं जहां वो नहीं, मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि मोबाइल कौन खरीद के देगा? सॉरी सर। अच्छा, कोई और स्कीम, किसी और स्कीम का बात बताएं आप। सर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए स्कूल चलाया जा रहा है, एकलव्य स्कूल चलाया जा रहा है। तो एक वो हो गया। फिर सर कृषि में भी काफ़ी स्कीम्स चलाए जा रहे हैं। अभी हॉर्टिकल्चर स्कीम आई हुई है जहाँ प्लांट्स अच्छे सीड्स को दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस अच्छा ये जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो फीचर्स हैं, कुछ फीचर्स हैं इस कम्युनिटी के, एक दो फीचर्स आप बता सकते हैं? सर ये इनका नेचुरल हैबिटेट जो होता है वो जंगल्स के आसपास का एरिया होता है। इनके सोसाइटी में जनरली एक मसीहा का कैरेक्टर होता है जिनकी ये पूजा करते हैं। इनकी इकोनॉमी ये पूजा करते हैं। ट्राइबल कम्युनिटी का कोई रिलीजन है क्या? किस रिलीजन में ये आते हैं या? सॉरी सर, नहीं पता। अच्छा ठीक है, और बताइए, आगे बताइए। सर इनकी इकोनॉमी जो है कृषि के ऊपर बेस्ड होती है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में रहते हैं। अच्छा ठीक है। अमित, आप तो एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं। yes, आज के डेट में आपको भी पता है कि अगर हमें एम्प्लॉयमेंट को अगर बढ़ाना है तो वी नीड इंडस्ट्रीज़, है ना। हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड के तो उतना ज़्यादा है नहीं, इंडस्ट्रीज़ चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, जैसे मेक इन इंडिया फॉर एग्जांपल। तो अब इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए आपको चाहिए ज़मीन, लैंड चाहिए। yes, तो आप लैंड कहाँ से लेंगे? मान लीजिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, आपके पास चॉइस कहाँ का क्या क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड तो आप ले नहीं सकते। no, sir. अभी आपने बोला कि ट्राइबल कम्युनिटी का जो वन ऑफ द फीचर्स है कि वो लोग जंगल में रहते हैं, तो फॉरेस्ट लैंड या वो जंगल जो है वो भी आप टच नहीं कर सकते। तो आप कहाँ से लैंड को कौन सा लैंड है आपके पास अवेलेबल जहाँ पे आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं? सर इंडस्ट्रीज़ बेसिकली वहाँ सेटअप की जाती है जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, जैसे कि जमशेदपुर में किया नहीं, गया। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन है, आपके पास रॉ मटेरियल है, आपके पास कैपिटल है, आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है, सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, बट इंडस्ट्री तो हवा में तो हम सेटअप नहीं कर सकते। हमें ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए। आप मुझे ये बताइए कौन सा लैंड आप ले सकते हैं? सर ऐसे लैंड जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं, जैसे कि बैरन लैंड हम ले सकते हैं। सर अच्छा, ये नक्सलिज्म का ये जो प्रॉब्लम है, क्या इसके साथ कोई कनेक्शन है? ये जो ट्राइबल सोसाइटी, नक्सलिज्म, इंडस्ट्रीज, कोई कनेक्शन आपको मिलता है क्या? सर मुझे नक्सलिज्म के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है? तो आप कैसे काम करेंगे? आपका सेकंड ऑप्शन तो बीपीएस है। मान लीजिए अगर ऐसे जगह पे पोस्टेड है, ऑल एन ए सडन वहाँ पे अगर नक्सलाइट्स प्रॉब्लम अगर आ जाए, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, आपको आइडिया ही नहीं है। सर सिलेक्शन होने के बाद सर ट्रेनिंग दी जाती है सर, उसमें आइडिया मिलता है। ऐसा क्या क्या चीज़ है जो न्यूज़पेपर में बहुत प्रोमिनेंट है? नक्सलिज्म तो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में रहता है, इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। आप बताइए न्यूज़पेपर में ऐसे क्या चीज़ है जो आपने हाल फिलहाल में पढ़ा है, आपको आइडिया है? सर हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में BNS आ रहा है, भारत न्याय संहिता। अच्छा, इसके अलावा क्या है ये? सर IPC CRPC जो एक्ट थे, इन सबको चेंज करके, मॉडिफाई करके BNS लाया जा रहा है, भारत न्याय संहिता, जहाँ थोड़े थोड़े प्रोविजंस चेंज किए जाएंगे। आप मुझे बताइए एक दो चीज़ उसमें से। सर इस वक्त मुझे याद नहीं है। याद नहीं आ रहा? ठीक है, ठीक है। अभी आपने इसके बारे में बात किया है, BNS के बारे में। अभी ना अब एक डिबेट चल रहा है बहुत ज़्यादा कि इंडिया का नाम, मतलब भारत का नाम इंडिया रखा जाए, इंडिया का नाम भारत। भारत इंडिया दोनों में से कौन सा सही है इस देश का नाम? आपके हिसाब से कौन सा सही है? सर भारत
और इंडिया दोनों ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है आर्टिकल 1 में। तो सर मेरे लिए भारत और इंडिया दोनों एक है। मैं इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज़ करना चाहता हूँ। कैसे यूज़ करेंगे आप जब बताइए कॉन्स्टिट्यूशन में भारत कहाँ पे मेंशन है? सर इंडिया दैट इज़ भारत। हाँ, तो आर्टिकल 1 में सर आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, सर प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर सकते हैं आप इंटरचेंजेबली? सर यूज़ तो किया गया है हाल में ही। ना क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है? सर इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि ऑफिशियल कोई स्टैंड नहीं आया है। सर बस मुझे इतना आइडिया है कि हमारे पर्स में जो नोट होता है उस पर भारतीय लिखा होता है और इंडिया भी लिखा होता है। आप कह रहे हैं कि भारत और इंडिया दोनों के इंटरचेंजेबली यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ ऐसा बता सकते हैं, ऐसा क्या रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जब डिबेट हो रहा था उस समय तो भारत, इंडिया, हिंदुस्तान और भी एक दो नाम लोगों ने सजेस्ट किया था, उसमें से इंडिया को ही हमने प्रेफर किया है प्राइमरीली, है ना? यस सर। तो उसके पीछे क्या कारण है? सर इंडिया जब से ब्रिटिश आए थे तब से वो हमारे देश को इंडिया इंडिया कह रहे थे, जिस वजह से पूरे विश्व में हमारी पहचान इंडिया के तौर पे हुई थी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये डिसाइड किया कि इंडिया हम इसका नाम रखेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने भारत भी उसी आर्टिकल में जोड़ दिया। तो अमित, आपको लगता है ये हमने सही किया था? क्योंकि 47 में वी गॉट इंडिपेंडेंस, यस सर। है ना? तो इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि आप अपना थॉट जो है, जो आप चाहते हैं यस वही होना चाहिए। आप एक फॉरेन लीगेसी को आप फॉलो कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने आके भारत का नाम इंडिया दे दिया तो हमने बोला कि चलो आज से हमारा नाम इंडिया। किसने बोला? ब्रिटिशर ने बोला है। तो ये जो माइंडसेट है, माइंडसेट तो वही है ना, गुलाम वाले माइंडसेट है कि उस समय तो हम कह सकते थे ना कि हमारा नाम भारत है तो भारत ही रहेगा, तुम चाहे किसी भी नाम से बोलो, हम तो भारत ही रखेंगे। यस सर, कह सकते कुछ और रीज़न बताइए आप। सर इंडिया सर ब्रिटिश ने हमें नहीं दिया, हालांकि उनके बोलने से आया है, बट तो दिया है उनका। ब्रिटिश का इंडिया का नाम देने के पीछे कारण ये है कि वेस्ट इंडियन है ना, इंडियन वो जो उनके जो एबोरिजिनल्स है, यस सर, एबोरिजिनल्स जो अमेरिकन एबोरिजिनल्स जो वेस्ट के जो एबोरिजिनल्स हैं उनको इंडियंस बोला जाता है। जो पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड है, उनका नाम ही है इंडियंस। तो इसलिए वो वेस्ट इंडियन, इनको भी हमारा नाम भी बोल दिया इंडियन, मतलब ये पिछड़े हुए हैं। वो तो अपने हिस्ट्री में भी पढ़ा है, वाइट मैन्स बर्डन। यस सर। तो ये कहाँ सही है, किस हद तक सही? सर जहाँ तक मुझे पता है कि ये इंडस, सिंधु और इंडस का मॉडिफाइड नेम करके वो है, तो सर ये हमारे ही ज्योग्राफी से नाम आ रहा है सर। अगर दोनों में से एक को चूज़ करना पड़े आपको, भारत एंड इंडिया, क्या चूज़ करेंगे? सर चूज़ करना मुश्किल होगा सर। मैं चूज़ तो मैं ये मान लेता हूँ अमित कि आपके पास डिसीजन लेने का क्षमता नहीं है। नो एक सर। मिनट, आप टफ डिसीजंस नहीं ले पाते, आप सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब आराम से चलने वाले इंसान हैं। मुझे लगता है कि ये आपके अंदर सिविल सर्विस बनने का जो क्वालिटी है वो नहीं है। डिसाइसिव डिसीजन जो होते हैं, जो हार्ड डिसीजन होते हैं, आप नहीं ले पाएंगे। सर मेरी बचपन से जो अप्रेजिंग हुई है, मैंने इंडिया और भारत को एक माना है सर। मैं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं डिसीजन लेने में क्या दिक्कत है आपको? अगर आपको डिसीजन लेना पड़े, मान लीजिए आपके पास फाइल आया है, उसमें लिखा हुआ है कि भारत एंड इंडिया दोनों में से एक को आपको चूज़ करना है, आप ऑफिसर हैं, यस सर। तो आप क्या बोलेंगे कि मैं डिसीजन नहीं ले पाऊँगा? फाइल आपके सीनियर के पास भेजेंगे हम। सर आई एम सॉरी सर, बट इंडिया और भारत में मैं चूज़ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, थैंक यू। अमित, यस सर। आपका एक बैकग्राउंड है, यस सर। कुछ सब्जेक्ट बैकग्राउंड है, कुछ और भी बैकग्राउंड होगा। उन सारे पे बेस करके हमें बताएं, व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू? सर मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो सिविल इंजीनियरिंग में हुआ है सर। इसका इस्तेमाल हम एडमिनिस्ट्रेशन में कर सकते हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व किया जा सकता है। हमारे यहाँ काफ़ी सड़क टूटे हुए रहते हैं, नालियाँ टूटी हुई रहती हैं, बाढ़ से काफ़ी परेशानी होती है। तो उन सब चीज़ों में सिविल इंजीनियरिंग का काफ़ी महत्व होता है।
और इसके बाद मेरा जो ऑप्शनल विषय रहा है वो लेबर एंड सोशल वेलफेयर रहा है। तो हमारा जो बिहार है यहाँ लेबर की काफ़ी आबादी है, तो ये दोनों चीज़ें मेरी सिविल सर्विसेज में आगे फ्यूचर में वर्क करने के लिए सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। और भी कुछ आपका बैकग्राउंड है? सर मेरी हॉबीज़ हैं, फ़ोटोग्राफी है, ट्रैवलिंग है। मैंने ट्रैवल किया है बिहार में, मैंने घूमा, बिहार को मैंने घूमा है, बिहार को देखा है। तो मेरे पास थोड़ा बहुत आइडिया है कि बिहार में टूरिज़्म कहाँ से डेवलप हो सकता है, और मैं और भ्रमण करके इसके बारे में और पता लगा सकता हूँ। और फ़ोटोग्राफी है तो उसके फ़ोटोग्राफी के भी काफ़ी फ़ायदे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट में ड्रोन का इस्तेमाल करके फ़ोटोग्राफी के थ्रू हम कई जगह पर राइट्स होने से रोक सकते हैं। सो दैट्स ऑल। अच्छा, आपने अभी कहा कि आपने बिहार में घूमे हैं आप, ठीक है। कुछ यूनिक चीज़ें मुझे बताइए जो घूमने में आपने देखी, आपको लगा कि ये यूनिक है, ये दूसरे स्टेट को भी हमसे सीखना चाहिए, या ये हमारे स्टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्या देखा आपने? सर बिहार की सारी साइट्स ही अपने आप में यूनिक हैं। एक तरफ पहाड़ है तो बगल में रिजर्वायर है, नदियाँ हैं। नदियों में हम बोटिंग करते हैं, और पहाड़ चढ़ने के बाद हम जब नदियों में बोटिंग करने आते हैं तो एक अलग ही एहसास होता है। मैं रोहतास की बात कर रहा हूँ, आपको पता होगा सर। तो वो एक काफ़ी अच्छा अनुभव रहता है। हमसे दूसरे स्टेट्स भी सीख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टाइगर रिजर्व्स भी हैं जहाँ हम सफारी पे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। कितने टाइगर रिजर्व हैं बिहार में? सर फ़िलहाल एक है। कहाँ पे? वाल्मीकि नगर सर, चंपारण, वेस्ट चंपारण। कब नोटिफाई हुआ था? सॉरी सर, आइडिया नहीं है। अच्छा, और भी टाइगर पॉपुलेशन कहीं पे है बिहार में? सर हाल फिलहाल में साउथ वेस्टर्न बिहार में न्यूज़ आ रहा था कि यहाँ पे है टाइगर पॉपुलेशन। एक दूसरा टाइगर रिजर्व भी बिहार में प्रपोज्ड है, आपको Yes, पता है कहाँ पे? सर रोहतास में है शायद से, मैं श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, और क्या चीज़ें आपने यूनिक देखी बिहार में? कहीं ना कहीं कुछ आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड? सर बिहार में जो गंगा नदी बहती है वो हमारे राज्य को 2 भागों में बांटती है। सर ये हमारे लिए वरदान है जिसका अच्छे से इस्तेमाल होना चाहिए। ये बेनिफिट यूपी के अलावा बहुत सारे स्टेट्स में नहीं है। और सर हमारे बिहार में नॉर्दर्न साइड में जाएंगे तो हिमालय की शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, और सदर्न पार्ट में आएंगे तो छोटा नागपुर प्लेटू की पहाड़ियाँ हैं। तो बीच में प्लेन्स हैं, तो ये हमारे बिहार को काफ़ी अलग बना रहा है। अच्छा, बिहार का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? सर सोमेश्वर रेंज है। कोई यूनिक डैम वगैरह कुछ ऐसा बना है, आपने देखा है, कुछ आइडिया है आपको? सर हाल में ओढ़नी डैम बन रहा है जो बांका में है। इसके अलावा दुर्गावती जलाशय जो रोहतास में है। रबर डैम के बारे में आपने सुना है? यस सर, गया में बना है सर, फल्गु नदी के ऊपर। अच्छा, क्या होता है रबर डैम? इसे रबर डैम क्यों कहते हैं? सर ये स्ट्रक्चर जो है इसका एक बलून की तरह होता है, रबर का बना होता है। एक लंबी ट्यूब को नदी के एक छोर से दूसरे छोर पर ले जाया जाता है, उसमें हवा भर करके उसे इन्फ्लेट किया जाता है जिससे कि वाटर लेवल को बढ़ाया जा सके, एक बैरियर बना करके। अच्छा, तो इसका कहीं से कोई सोर्स भी तो होगा जो गया में बना है, क्योंकि फल्गु में ट्रेडिशनली वाटर नहीं रहता है। यस सर। है ना, सैंड्स होते हैं यस सर। वहाँ पे। और जो अभी आपने कहा इसको बनाने का फिर गोल क्या है, क्यों बनाना, क्यों ज़रूरत पड़ी इस तरह के डैम का वहाँ पे? सर बारिश के टाइम में जब पानी होता है तो उसे स्टोर किया जाता है। तो रबर डैम से हम बारिश का पानी स्टोर करते हैं? सर थोड़ी मात्रा में होगा, और उसे वहाँ पे जो टूरिज़्म होता है उस दौरान सर्दियों और कोई सोर्स है उस जहाँ से हम पानी को लेके आ रहे हैं और वहाँ पे यस सर, गंगा उद्धव योजना भी स्टार्ट की गई है बिहार में। क्या है गंगा उद्भव योजना? सर गंगा को
गंगा के पानी को पाइपलाइन के थ्रू राजगीर और गया और नालंदा ले जाया जाएगा। कहाँ से वो पानी आएगा, कहाँ से कनेक्ट होगा? सर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, मैं गैस कर सकता हूँ सर। हाँ बोलिए। सर मुंगेर से। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक डैम में और एक बराज में क्या डिफरेंस है? सर डैम का पर्पस जो होता है वो पानी को स्टोर करना होता है। बराज का पर्पस होता है पानी को डाइवर्ट करना। हम जब चैनल्स बनाते हैं तो हम नदी के ऊपर बराज बनाते हैं और उस बराज के थ्रू हम पानी को चैनल में भेज सकते हैं। हाइट किसकी ज़्यादा होती है? डैम की सर। इम्पाउंडमेंट्स क्या होते हैं? सॉरी सर, इसका आइडिया नहीं है। इंडिया में फादर ऑफ ESIC मूवमेंट किसे कहा जाता है? सॉरी सर, आइडिया नहीं है सर, मैं चेक कर लूँगा एक बार। ओके सर। क्या अमित, यस सर। ये जो अनफॉर्चुनेट लोग हैं, मैं था जानना चाहता था, ये लोग आते कहाँ से? सर जो लॉन्ग स्टैंडिंग पॉवर्टी हमारे देश में रही है सर, ये लॉन्ग स्टैंडिंग पॉवर्टी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सर मैं अंग्रेज़ों को जिम्मेदार मानता हूँ सर। आज भी 75 ईयर हमारी आज़ादी के हो गए, यस सर। वही जिम्मेदार है? सर हमारा देश काफ़ी बड़ा है, पॉपुलेशन आबादी काफ़ी बड़ी है। अकेले बिहार में देखा जाए तो 10.5 लाख लोग 2011 के सेंसस के हिसाब से हैं। तो चीज़ों को बदलने में थोड़ा समय लग सकता है सर, बट हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। आज हम दुनिया के सवाल ये नहीं है क्या काफ़ी आगे आ चुके हैं का क्या मतलब हुआ? आपके पास कुछ आंकड़े हैं, कुछ है स्टैटिस्टिक्स, क्या आप हमें बता सकें? सर हमारा जो बजट है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बजट हो चुका है। GDP वो चौथा सबसे बड़ी GDP हो चुकी है। देखिए, आप GDP की बात कर रहे हैं तो GDP और एक कॉमन पर्सन की यस सर। इनकम, उसमें क्या रिलेशन आप पा रहे हैं? सर GDP पूरे देश के अंदर जितनी भी हमने सर्विसेज प्रोड्यूस की या गुड्स प्रोड्यूस किया उनके सम को कहते हैं। और कॉमन पर्सन, मैं उनकी डिफिनीशन नहीं पूछ रहा हूँ, उनमें रिलेशन क्या है? आप जिस GDP को लेकर खुश हो रहे हैं कि 4th और 5th पोजीशन पे हैं आप, उसका एक जो कॉमन पर्सन है उससे क्या रिलेशन है? अंबानी की तनख्वाह जो है वो एक महीने की 50 करोड़ है और बिहार के एक मजदूर की जो तनख्वाह है वो साल भर की 10,000 है। आपको मालूम है ना कि पर कैपिटा इनकम यहाँ पे एनुअल पर कैपिटा इनकम बिहार सबसे पीछे है। यस सर। तो उससे GDP का रेशियो जो आप बनाएंगे तो 25 करोड़ से ऊपर का बनेगा। क्या मान लें हम कि भारत की GDP बहुत अधिक है? सर GDP बड़ी है बट इम्पेरिटी भी है। वेल्थ का जो कंसंट्रेशन है वो 40%। यानी आप मान रहे हैं कि राज्य अनफॉर्चुनेट लोगों को पैदा करने में कोई जिम्मेदार नहीं है, किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं है? सर थोड़ा दायित्व होना चाहिए, जो लोग सक्षम नहीं हैं उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। राज्य का कार्य क्या है आपके अनुसार? सर्विसेज प्रोवाइड करना सर, फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना। कैसे? सर स्कूल्स ओपन करके, हॉस्पिटल्स ओपन करके, इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके। और एम्प्लॉयमेंट? यस सर, एम्प्लॉयमेंट भी देना। एम्प्लॉयमेंट सर है तो अनएम्प्लॉयमेंट है तो फिर अनफॉर्चुनेट क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूँ दरअसल। सर मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ सर। चलिए, आप ये बताइए कि जो सत्तू बनता है यस सर। किससे बनता है? सर चना को पीस करके बनाया जाता है। चने से ही सत्तू बन जाता है? सर मुझे आइडिया नहीं है सर, सॉरी सर। उसमें क्या क्या होता है? चना ही होता है सिर्फ? सर मुझे आइडिया नहीं है सर, आई एम सॉरी। सत्तू खाया है आपने कभी? यस सर, खाया। प्रोसेस को कभी देखा है आपने? नो सर। नहीं देखा है, सिर्फ खाया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलेट्स ईयर, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर घोषित किया है। किस ईयर को उन्होंने घोषित किया था?
सर मैं श्योर नहीं हूँ सर, मैं गैस कर सकता हूँ सर। कोई 5 मिनट से बता सकते हैं आप? सर ज्वार, बाजरा, मक्का। सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। नहीं। चलिए ये बताइए कि अकबर की जो हिस्ट्री में कुछ है इंटरेस्ट आपका? आप हर चीज़ में अंग्रेज़ों तक पहुंच जा रहे थे, आज की हर समस्या के लिए अंग्रेज़ों को जिम्मेदार मान रहे हैं, तो थोड़ा सा और पीछे जाइए। अकबर की इमारतें लाल क्यों हैं और शाहजहां की इमारतें सफ़ेद? सर अकबर की इमारतें रेड सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। क्यों लाल क्यों थी? क्या वजह थी कि अकबर ने जो इमारतें बनवाई वो रेड बनवाई और शाहजहां ने जो इमारतें बनवाई वो सफ़ेद बनवाई? सर मटेरियल का डिफरेंस है सर। रेड सैंडस्टोन सर वो रेड कलर का होता है सर जहाँ तक। अकबर के लिए क्या संगमरमर नहीं था? सर आइडिया नहीं है सर, सॉरी सर। अच्छा, भारत की जो इमारतें हैं, जो प्राचीन काल की इमारतें हैं या जो मेडवल पीरियड की जो इमारतें हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक से बनी हुई हैं। यस सर। ये आपके एरिया का ही क्वेश्चन है ना? यस सर। मेटामॉर्फिक रॉक की बनी हुई है और कुछ सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई है। कौन कौन सी इमारतें हैं दोनों में? दोनों के बारे में दो बताइए एग्जाम्पल। सर अशोकन पीरियड्स के जो पिलर्स हैं। मैं मिडल एज की बोल रहा हूँ। सॉरी सर, सो मैं इस वक्त रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए आखिरी एक सवाल बता दीजिए आप, चूँकि आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं, किस बिल्डिंग में सबसे ज़्यादा कहानियाँ होती हैं? सर सवाल थोड़ा सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर। अमित कैसा लगा? सर थोड़ा क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा जवाब दिए जा सकते थे। अच्छा ठीक है, यू आर ए गुड कैंडिडेट, ठीक है, डोंट गेट डिसहार्टेंड, नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा होगा। Yes, हाँ? कुछ पॉइंट्स हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कहाँ पे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 1, एक तो हैंड प्लेसमेंट जो है ना, ये थाई के ऊपर होगा। हाँ, दिस इज द बेस्ट वन। ये क्लोज्ड कम्युनिकेशन है बॉडी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब सी, वो मुझे दिख भी रहा था, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग दैट वाज न्यू। दिस अ क्लोज्ड मॉडल, दिस इज अ क्लोज्ड मॉडल बॉडी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस मॉडल को बॉडी लैंग्वेज के अगर बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें यह बोला गया है, नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू योर व्यू, और दैट हैज़ गॉट रिफ्लेक्टेड। बहुत सारे एरियाज़ में आपने ये प्रूव किया है कि आप रेडी नहीं है कोई भी चीज़, मतलब यू आर नॉट फ्लेक्सिबल एक्चुअली, बहुत स्टिफ एडमेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड हमें देखने को मिला। इसलिए आप इसको वो कर लीजिएगा। दिस इज वन है ना, दिस इज ओपन, रेडी टू रिसीव एनीथिंग, ठीक है। हैंड प्लेसमेंट, हैंड मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा मैंने सर के क्वेश्चंस में देखा, हैंड मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन में इसलिए हैंड मूवमेंट अलाउड नहीं है यूपीएससी या बीपीएससी में, क्योंकि हैंड मूवमेंट के थ्रू हम लोग कई बार जो मैसेज है उसको कन्वे कर पाते हैं। बट फॉर्मल सेटिंग में जब आप ऑफिसर के सामने बैठे हैं, मान लीजिए मिनिस्टर के सामने बैठे हैं, तो आप ऐसे करके नहीं बोल सकते हैं। इनफॉर्मल में तो हम ऐसे बोलते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट अलाउड ना। तो बॉडी लैंग्वेज का जो पार्ट है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन में ज़ीरो कर दिया जाता है। अब वो देखते हैं कि बाय योर वर्ड्स, आप जो बोल रहे हैं, आपका जो वर्ड्स है उसमें कितना दम है जिसके थ्रू आप अपना मैसेज को कन्वे कर पाए हैं। इसीलिए उसको कट डाउन कर दिया जाता है, वो अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है कि आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत कम देखने को मिला। मतलब ऐसा है कि आप खेलना नहीं चाहते, हम बोल रहे हैं कि खेलो भाई खेलो हमारे साथ, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा था। लाउड बोलना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि मेरे ख्याल से वो लोग सुन नहीं पाएंगे जिस उसमें आप बोल रहे थे। एकदम सॉफ्ट, यू आर ए सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, दैट इज़ ऑल राइट, बट एटलीस्ट कुछ एनर्जी लेवल हो। उनको लगना चाहिए कि दे आर टॉकिंग टू अ यंग पर्सन, है ना, 20-22 साल के हैं आप, एक एनर्जी लेवल हाई होगा, थोड़ा सा लाउड आएगा, है ना, वॉइस में वो दम आना चाहिए। और सी, स्माइलिंग इज़ गुड, बट स्माइलिंग एट रॉन्ग प्लेस इज़ बैड। तो
तो जैसे सर का लास्ट क्वेश्चन था, यू आर नॉट सपोज टू स्माइल। सर का जो लास्ट क्वेश्चन था, कंक्लूडिंग जो क्वेश्चन था, है ना, डोंट स्माइल जहाँ पे इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, है ना। यू हैव टू मेंटेन अ स्माइलिंग फेस, दैट इज़ ऑल राइट, बट ऑल इन ए सडन यू आर गिविंग देम a smile at a wrong place will be quite annoying and dangerous for you, ठीक है ना। Sorry. And we were throughout the interview you got scared, ऐसा लग रहा था कि आप डरे हुए हैं। Why so that kind of a thing? सर अभी बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं है सर। But then you see, excuse का तो जगह है नहीं। यस सर। You have to deliver. यस जब आप आ गए, चाहे वो मॉक हो या रियल इंटरव्यू है, यू हैव टू टेक इट सीरियसली, है ना। Yes. कोई इसकी एक्सक्यूज चलेगा नहीं। इंट्रो में भी आप जिस तरीके से इंट्रो दे रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यू आर नॉट, मतलब यू आर नॉट बीइंग एबल टू ड्रॉ द पैनलिस्ट टूवर्ड्स यू। आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसे था कि द पैनलिस्ट्स वेर दे वुड गेट अ फीलिंग कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू देम, है ना। If you are interested, only then the panel will be interested in you. If you are not interested, तो why should the panel be interested in you, है ना। मेरे ख्याल से इंट्रो में आप जो स्कोर बता रहे थे, आप 10th में इतना है, उसमें इतना है, that was not needed, है ना। Score does not define you. Score does not define you. Even if you are the rank 1, it is not. It does not mean that it's going to define you, what kind of person you are. By having marks, gold medal, PhD will not define a person, है ना। आप मत बताना ये सब चीज़ें। एंड इस टाइप के सेंटेंस तो आप अवॉइड ही करना। हेल्पिंग अनफॉर्चुनेट पीपल, यू आर नॉट रेड एनीवेयर। दिस इज अ फ्रेज विच विल फाइंड इन नॉवेल, नॉट इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कभी आप देखेंगे नहीं, या कोई भी जो रैशनल सब्जेक्ट है, जो रैशनलिटी के ऊपर बेस्ड है, वहाँ पे अनफॉर्चुनेट वर्ड नहीं आएगा, है ना। वो नॉवेल में आ सकता है, बट दिस इज़ नॉट अ प्लेस जहाँ पे आप नॉवेल का टर्म यूज़ करेंगे। अनफॉर्चुनेट का बात नहीं है, है ना। कुछ ऐसे चीज़ें हैं जैसे आप यू आर नॉट श्योर कि अनफॉर्चुनेट आप बोल तो दिए आपने, फिर उसको इस्टेब्लिश करने के लिए कि आपने सही बोला है, फिर आप और एक के बाद एक सीरीज़ में मिस्टेक्स करते चले गए। अगर आपको लगता है कि अब मेरे मिस्टेक, तो एटलीस्ट यू कैन करेक्ट देम, correct at that point of time. Yeah, I stand corrected, I should not say this thing and I wanted to mean this. It is better than dragging it forward, क्योंकि उसके बाद जो फर्दर क्वेश्चंस हम लोगों ने पूछे, फिर आप डिफेंड नहीं कर पाए। हमने पूछा कौन अनफॉर्चुनेट, क्यों अनफॉर्चुनेट है, फिर कभी आपने बोला कि पीपल आर दे आर रिस्पॉन्सिबल, कभी बोला स्टेट यू आर इन अ फ्लक्स, है ना, वो नहीं होना चाहिए। और आप इतना स्टेट को डिफेंड क्यों करना चाह रहे थे? यू आर नॉट येट अ सिविल सर्वेंट। You have to have that objectivity in your answers, rationality, objectivity in answers. आपको तो बताना ही है कि वेलफेयर स्टेट है, गवर्नमेंट का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट विल हैव टू प्रोवाइड। इट्स नॉट ए पुलिस स्टेट, पुलिस स्टेट इज नॉट ना, इट्स द वेलफेयर स्टेट है। तो गवर्नमेंट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों को प्रोवाइड करना, स्कूल, कॉलेज, एम्प्लॉयमेंट, दिस एंड दैट। तो पीपल विल नॉट, ऑब्वियसली पीपल विल बी एबल टू कम आउट फ्रॉम पॉवर्टी, है ना। ये आप बोल सकते थे, आप इतना ज़्यादा स्टेट को डिफेंड करने का ज़रूरत नहीं था। फिर आप देखिए इसमें को हो क्या रहा था कि अल्टीमेटली जैसे इंडिया एंड भारत में आपने बोला आई कैन नॉट टेक ए डिसीजन, अमित, ओनली फॉर दिस आंसर ना योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड देन एंड देयर, इन अ सेंस कि आपको मार्क्स नहीं देंगे वो लोग। वी नीड समबडी इन सिविल सर्विस हु कैन टेक डिसीजंस। Indecision is the culprit because of which we have been suffering for so long in a bureaucracy. Decision नहीं ले पाते हैं। फाइल क्या होता है कि वो अपना टेन्योर सिर्फ देखते हैं कि 6 महीना और है, किसी भी तरीके से 6 महीना बिता दो, जो दूसरा आएगा ऑफिसर वो देखेगा, और वो ऑफिसर भी यही सोचता है कि कोई अगला देखेगा। कभी विजिलेंस का डर है, कभी इसका डर है, उसका डर है, मतलब अपना ACR को बचा के रखना है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ठीक ठाक रहे, इस चक्कर में वो डिसीजन नहीं लेता। और यही तो प्रॉब्लम है जो आपके अंदर भी मैंने देखा है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। दैट वाज ए क्वेश्चन जहाँ पे आप ऑब्जेक्टिवली बताएं कि इसमें आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इवन इफ यू डोंट नो द हिस्ट्री, मैंने जो पूछा था कि उसके पीछे एक रीज़न है वाई इंडिया वाज चोजन ओवर भारत, उसके पीछे रीज़न है। नेहरूवियन सोशलिज्म है, नेहरू का इम्पैक्ट है इंटरनेशनल रिलेशंस में। उस समय ऑलरेडी इंडिया वाज मच मोर पॉपुलर एंड नेहरू वाज मच मोर प्रो इंटरनेशनल
डिप्लोमेसी में नेहरू का अपना स्टेचर है, तो बहुत सारे फैक्टर्स उसमें हैं जिसके वजह से उसको चूज़ किया गया था। बट अगर आपको ये सब नहीं भी पता, देन ऑल्सो यू कैन से बाय यूजिंग योर ओन कॉमन सेंस कि क्या होना चाहिए। सेइंग दिस थिंग कि आई कैन नॉट टेक एनी डिसीजन फॉर मी, इंडिया एंड भारत बोथ आर द सेम, इज़ नॉट गोइंग टू वर्क ओवर हियर। आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। It's not a problem. See, taking a decision, even if that is wrong, is not a problem. That's a bona fide mistake. That's not a mala fide mistake. You take a decision for your sinister ends. एक particular purpose के लिए आप decision लेते हैं, गलत decision. That is a mala fide intention, mala fide mistake. तो bona fide mistake as a civil servant तो मैंने भी 1000 किया है. But for that you are not going to be punished. आप बाएं जाएंगे, दाएं जाएंगे, उसके लिए तो हो ही सकता है कि आप, मैं बोलूँगा कि बाएं जाइए, कोई बोलेगा दाएं जाना सही। अतः आप नहीं दे पा रहे थे, वो डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये बोल दूंगा वहाँ पे कि नहीं ले सकता हूँ, तो वो खुश हो जाएंगे कि ये तो ट्रू इंडियन आ गया जो दोनों को प्यार करता है, इंडिया को भी प्यार करता है, भारत को भी प्यार करता है, उसमें आपको 0 मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है सर। हाँ अमित, जो सर ने बात की वो है विजडम। जब आप पढ़ाई करते हैं, इतने साल ग्रेजुएशन तक आपने पढ़ाई की, तो आपका एक विजडम डेवलप होता है और उसी विजडम से ओपिनियन डेवलप होता है और वही ओपिनियन आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। तो पहला मेजर पॉइंट जो है, आपका अपना विजडम आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा था, आप कंफ्यूज थे, इसलिए डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। ठीक है, उस विजडम को लाना है आपका। दूसरा है डिलीवरी कैसे आप कर रहे हैं। डिलीवरी में फॉल्ट हुआ है, सर ने पहले ही कह दिया, परसेंटेज वाली बात आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, है ना। फिर आपने एक जगह वर्ड यूज़ किया दैट्स ऑल, एक जगह नहीं, एक से ज़्यादा बार आपने यूज़ किया दैट्स ऑल, है ना, नहीं करना है ना। फिर आपने एक बार वर्ड यूज़ किया, ठीक है, नहीं करना इस तरह के वर्ड्स का यूज़। ठीक। नेक्स्ट, आई कांटेक्ट आपका कई बार टूट रहा था, आप नीचे देख रहे थे, कभी 1-2 बार मैंने देखा आप साइड में भी देख रहे थे। आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए, ये लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस को दिखाता है। तो दीज आर सम ऑफ द डिलीवरी एस्पेक्ट्स। अब आप आते हैं आपके कंटेंट एस्पेक्ट पे। आपका दोनों ही सब्जेक्ट वीक है ना। LSW से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप नहीं बोल पाए। इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पूछा था, बिट्स एंड पीसेस में आपने बोला, बट वहाँ पे और क्लैरिटी चाहिए। इवन ट्रैवल एंड टूरिज्म, जो बिहार टूरिज्म, वहाँ से भी मैंने पूछा था, जो आपके रिलेटेड है इंजीनियरिंग से, रबर डैम, उस पर भी आप क्लियर नहीं थे। तो अब तक आपको पता चल गया होगा कि कहाँ पे आपको काम करना है। नेक्स्ट टाइम वर्क करके आइएगा। ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।